मैं किचन में खड़ी वो आवाज़ें सुन रही थी जो दूसरी मंजिल से आ रही थी, मगर वो आवाज़ें इतनी तेज़ थीं, ऐसा लग रहा था कि साहब मेरे सर पे खड़े चिल्ला रहे हैं, हालाँकि वो अपनी बीवी से लड़ रहे थे। ना जाने वो क्या-क्या कह रहे थे। मुझे ये तो ख़ास समझ नहीं आ रही थी, मगर मैं ये समझ सकती थी कि वो उनसे लड़ झगड़ रहे हैं। मगर मालकिन की कोई आवाज़ें नहीं थी। वो बेचारी एक सादा-सी औरत थी जो कभी पलट के जवाब नहीं देती थी, लेकिन मालिक का ना जाने क्या मसला था कि वो हर वक़्त ही उन पे चिल्लाते रहते थे। मैं किचन में खड़ी वो सब सुन रही थी और डर मुझे लग रहा था कि पता नहीं आज क्या हो जाएगा, क्योंकि आज इतनी आवाज़ें तेज़ थीं। लगता था कि मालिक आज अपनी बीवी को मार ही डालेंगे। वैसे तो वो हाथ उठाते रहते थे, लेकिन आज मुझे मामला ज़्यादा संगीन लग रहा था। अभी मैं वहीं खड़ी थी कि सकीना के नारे लगने शुरू हो गए। वह मुझे बुला रहे थे। मैं थर-थर काँपती हुई जब उनके कमरे में पहुँची तो मालिकन सोफ़े पे बैठी अपने हाथों में मुँह छुपाए सिसकियाँ भर के रो रही थीं और मालिक कमरे में इधर से उधर टहल रहे थे। जब मुझे देखा तो कहने लगे कि सच-सच बताना, ये औरत कल दोपहर में कहाँ गई थी? मेरे आने से पहले। सकीना, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें अभी के अभी काम से फ़ारिग कर दूँगा। जैसे ही मालिक ने ये कहा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि कल तो मालकिन कहाँ गई भी नहीं थी। ना जाने मालिक ऐसी बात क्यों कर रहे थे। मालिक, मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी। सच यही है कि कल मालकिन कहीं नहीं गईं। मैं सारा दिन घर पे ही थी। अगर ये कहीं जाती तो मैं ज़रूर देख लेती। जैसे ही मैंने ये कहा तो मालिक गुस्से से मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो मैंने नज़रें झुका लीं। वो अब मेरे बिल्कुल सामने खड़े थे। उनके बदन से उठने वाली खुशबू और साथ में सिगरेट की बदबू मुझे अपने नथनों में महसूस हो रही थी। मेरा दिल काँप रहा था कि या तो आज वो मुझ पे हाथ उठा देंगे या फिर मुझे काम से फ़ारिग कर देंगे। मगर मामला उसके उलट गया था। वो कहने लगे कि ठीक है, आइंदा भी इस औरत पे नज़र रखनी है। मुझे इस औरत पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में दूसरे मर्दों को बुला के रंग-रलियाँ मनाती है। मगर सकीना, अब से ये तुम्हारी ड्यूटी है, और अगर मैंने देखा कि तुम अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रही तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कह के वो दोबारा से इधर उधर टहलने लगे। मैं अब भी वहीं कांपती हुई टांगों के साथ खड़ी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी थी। जब वो पलटे तो मुझे देख के कहने लगे कि अब यहाँ पे मुंह बसोर के क्यों खड़ी हो? निकल जाओ यहाँ से और अपनी उस मालिकन को भी ले जाओ। मैं अभी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरे लड़खड़ाते कदम खुद ब खुद मालिकन की तरफ बढ़ गए। मैं उनके पास सोफे के करीब खड़ी हो गई, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें कह पाती कि आप बाहर चलें। वो बेचारी समझदार औरत थी, खुद ब खुद ही वहाँ से उठी और पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जब मैं बाहर आई तो वो कहीं नहीं थी। मैं जानती थी कि वो साथ वाले कमरे में होंगी। ये 2 कमरे साथ-साथ थे। जब भी झगड़ा होता था तो वो बेचारी उसी दूसरे कमरे में चली जाती थी। मैंने सोचा कि मालकिन की कॉफ़ी का टाइम हो रहा है तो उनके कहने से पहले ही उन्हें कॉफ़ी और साहब को जूस दे देती हूँ। मैं फ़ौरन से नीचे आई और दोनों कामों में लग गई। साहब को जूस देने के बाद जब मैं मालकिन के कमरे में गई तो वो तकिए में मुँह छुपा के रो रही थीं। "मालकिन, ये कॉफ़ी पी लें, आपकी कॉफ़ी का टाइम हो गया है, वरना आपके सर में दर्द हो जाएगा।" मैंने कहा तो उन्होंने लाल आँखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगीं कि सकीना, फ़िलहाल यहाँ से चली जाओ। मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ ये ना हो कि मैं सारा गुस्सा तुम पे निकाल दूँ। वो बेचारी मुझसे शर्मिंदा सी हो रही थी। मैं उनकी मुलाज़िमा थी जिसे उन्होंने ही रखा था और आज वो मेरे सामने अपने शौहर से ज़लील हो रही थी। इसलिए शायद वो मुझसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थीं। उनकी बात सुनते ही मैं कॉफ़ी का मग वहीं पे रख के वहाँ से भाग आई। मैं जानती थी कि जब इंसान अकेला होता है तो वो कर लेता है, जो किसी के सामने नहीं कर पाता। मैं जानती थी कि वो कॉफ़ी पी लेंगी, लेकिन जब आधे घंटे बाद मैं कप लेने के लिए गई तो कॉफ़ी वैसे की वैसी पड़ी थी और मालकिन गीली आंखों के साथ बेड पे लेटी हुई थी। लग रहा था कि वो नींद में है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे इतना कर्ब और दर्द था कि मेरी तो आंखें ही डुबडुबा गईं। मैं वो कॉफ़ी उठा के नीचे आ गई थी। मैं किचन में शाम के खाने की तैयारी कर रही थी कि मालिक वहीं पे आ गए। वो गुस्से से फ्रिज खोल रहे थे और कह रहे थे कि इस औरत को ज़रा शऊर नहीं है। इसने मुझे बताया भी नहीं कि फ्रिज में चिकन ख़त्म हो गया है। आज मेरे दोस्त आ रहे हैं। अभी-अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो मुझसे मुख़ातिब नहीं थे, पर सुना मुझे ही रहे थे। मैंने कहा कि मालिक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी अपने शौहर को कह के चिकन मँगवा लेती हूँ। हमारे मोहल्ले में एक दुकान है, वहाँ से साफ़-सुथरा चिकन उस वक़्त भी मिल जाता है। जैसे ही मैंने ये कहा तो वो कहने लगे कि ठीक है, जो भी करना है कर लो और ये लो 5,000 रुपए। अगर कम हो तो बाद में और दे दूँगा। वो ये कह के चले गए।
मैंने उसी वक्त अपने शौहर को फ़ोन मिलाया तो वो 15 मिनट के अंदर ही चिकन लेके आ गए। हमारी इस दुकान पे खूब जान पहचान थी, इसलिए वो पैसों के बगैर चिकन ले आए और फिर जाते हुए पैसे ले गए। मैंने उनसे कहा कि आज साहब के दोस्त दावत पे आ रहे हैं, तो तुम रात 8-9 बजे आके मुझे मोटरसाइकिल पे ही ले जाना। नदीम चला गया था। मैं जानती थी कि वो बच्चों के लिए खाना वगैरह भी बना लेगा। उस बेचारे की जब से नौकरी छूटी थी तो वो किसी काबिल नहीं रहा था। वो सारा दिन घर पे बैठा रहता था, मगर मैं दूसरी औरतों की तरह उसे ताने नहीं देती थी। मैं तो पहले से ही काम करती थी, क्योंकि उसकी नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी, प्राइवेट क्लर्क था और अब वो भी नहीं रहा था। पहले मैं अकेली ही मगरिब के वक्त चली जाती थी, लेकिन आज देर से जाना था तो मैंने नदीम से कह दिया था कि वो आके मुझे ले जाए। मैं कामों में लग गई थी। मैंने जब सारे खाने तैयार कर दिए तो उस वक्त शाम के 7 बज गए थे। मालकिन भी खुद को फ्रेश करके नीचे आ चुकी थी। अब उनका मूड काफ़ी ठीक था। बेचारी नहा के आई थी, इसलिए फ्रेश फ्रेश लग रही थी, वरना दिल के अंदर जो दर्द था वो कहाँ ख़त्म होने वाला था। आते साथ ही मुझसे कहने लगी कि सब हो गया ना, ये ना हो कि बाद में तुम्हारे साहब मुझ पे चिल्लाते रहें। जैसे उन्होंने गीली आवाज़ के साथ ये कहा तो मैंने कहा कि मालिकन, आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। मैंने सब कुछ उनकी पसंद का कर दिया है। अगर आप कहें तो मैं आपका खाना अभी से लगा दूँ, क्योंकि मेहमान तो देर में आएँगे। आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। जैसे ही मैंने ये कहा तो वो मेरी तरफ देखने लगीं और फिर कहने लगीं, तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे मालिक को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन भूख तो मुझे बहुत लग रही है। ऐसा करती हूँ यहीं किचन में बैठ के थोड़ा-सा कुछ खा लेती हूँ। फिर उनके मेहमानों के साथ भी बैठ जाऊंगी। जैसे ही उन्होंने खुद से ये कहा तो मैंने फ़ौरन से उनकी प्लेट में सालन और एक रोटी उन्हें दे दी। वो किचन में एक कुर्सी पे बैठ के खाने लगी थी। वो मालकिन थी इस घर की और अब वो अपने ही शौहर से छुप के खाना खा रही थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि मेरा नदीम जैसा भी है कम से कम मेरे साथ ठीक तो है ना, मुझसे मोहब्बत तो करता है ना, मुझ पे इल्ज़ाम तराशी तो नहीं करता, मुझे मारता पीटता तो नहीं, भले ही गरीब है लेकिन फिर भी उसका दिल तो मेरा है ना। वो मेरा इतना ख़्याल रखता है कि अब मालिक और मालकिन का ये रवैया देख के मैं शुक्र अदा करती थी कि मुझे जो भी मिला है अच्छा मिला है। शुरू-शुरू में मैं अल्लाह ताला से बड़े शिकवे करती थी, जो बहुत बड़ा गुनाह है। मैं पढ़ी लिखी थी लेकिन गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने की वजह से शादी भी एक गरीब ही ख़ानदान में हुई। शुरू-शुरू में मुझे बड़ी चिढ़ होती थी कि ये कैसी ज़िंदगी है। मैं तो अपनी ख्वाहिशात ही पूरी नहीं कर पाती। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे महसूस हुआ कि मर्द की वफ़ादारी ही बड़ी नेमत है और मैं आज भी इस नेमत के साथ खुश थी। मैं दूसरी रोटियां पका रही थी, मालकिन खाना खा रही थी कि अचानक मालिक किचन में नमूदार हुए। जैसे ही उनकी नज़र खाना खाती हुई अपनी बीवी पे पड़ी तो वो गुस्से से भिपरे हुए आए और उनके सामने से प्लेट उठा के फर्श पे पटक दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर इतनी ही भुक्कड़ हो तो रोज़ ही मेरे बगैर खाना खा लिया करो। मेहमान आने वाले हैं, तुम यहाँ बैठी खाना ठोस रही हो। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? तुम मुझे खुश क्यों नहीं रहने देती? जैसे ही मालिक ने कहा तो मालकिन जल्दी जल्दी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैं उनकी आंखों में तैरता हुआ खारा पानी देख सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने नजरें उनकी तरफ नहीं की थी, ताकि उन्हें महसूस ना हो कि मैंने उन्हें रोता हुआ देख लिया है। वो कहने लगी थी कि रोहेल, दोपहर में मैंने कुछ नहीं खाया था तो इसलिए भूख लग रही थी, बस एक दो निवाले लिए हैं, बाकी मैं आपके मेहमानों के साथ बैठ के खाना खाऊंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जैसे ही मालिकन ने ये कहा तो मालिक ने हंसते हुए तंज के साथ कहा कि हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगी कि अब भी खा लूं, बाद में भी खा लूं, पता नहीं तुम्हारा पेट क्यों नहीं भरता। मुझे तो हैरत होती है कि तुम खुद भी तो एक अमीर घराने से यहाँ आई हो, तो पता नहीं इतनी नदीदी क्यों हो। वे कहते हुए फिर मुझसे मुखातिब हो गए कि क्या क्या बन चुका है और क्या क्या रहता है। मैंने सब कुछ बता रही थी कि बस बर्तन लगाने रहते हैं, सलाद भी मैंने बना दिया है और मीठा तो मैंने पहले ही बना के फ्रिज में रख दिया था। मालकिन हम दोनों की बातें सुन रही थी और कुछ नहीं कह रही थी। मालिक के जाने के बाद मैंने वो फर्श का गंद साफ किया जो उन्होंने प्लेट को फेंकने की वजह से मचाया था। मालकिन बेचारी अब भी उसी कुर्सी पे बैठी थी, उनकी आंखें खुश्क थीं और चेहरे पे ऐसा कर्ब था कि जिसे देख के मेरे दिल में एक दर्द उठा। फिर मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया क्योंकि रोटियां बन चुकी थीं और मैं मालकिन के पास पहुंच गई और उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मालकिन, मैं जो कहने लगी हूँ प्लीज़ उसे गलत मत समझिएगा। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी कोई मजबूरी है इस इंसान के साथ रहने की? आप पे इतना गुस्सा करते हैं, मारते पीटते हैं तो आप कुछ कहती क्यों नहीं? जैसे ही मैंने ये कहा तो वो कहने लगी कि सकीना, आजकल तुम बड़ी बातें करने लगी हो। अपने काम से काम रखो और जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। जाके बर्तन लगाओ। ये ना हो कि वो दोबारा गुस्सा करने लगे। मालकिन अपने पहले वाले रूप में आ गई थी जो वो हर वक्त खुद पर सजाए रखती थी। शायद उन्हें मेरा ये कहना अच्छा नहीं लगा था।
मैं माज़रत करती हुई वहाँ से निकल आई और फिर ये रात यूँ ही गुज़र गई। मैं 10 बजे घर पहुँची थी और वो भी अपने शौहर के साथ। मैं यहाँ से खाना भी लेके गई थी, वो भी मालिक के कहने पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना बच गया था। मेहमानों के सामने भी मालिक ने मालकिन की खूब बेइज़्ज़ती की, वो भी दबे लफ्ज़ों में। बस इधर-उधर की बातें मालकिन से मिला रहे थे और वो खूब शर्मिंदा हो रही थी। और मैं जो डाइनिंग टेबल के पीछे खड़ी उनके किसी हुक्म का इंतज़ार कर रही थी, ये सब सुन रही थी। मेरा दिल फट रहा था कि क्या औरत इतनी ही बेमोल है? क्या उसकी इतनी इज़्ज़त नहीं कि मर्द अपने दोस्तों के सामने उसको बेइज़्ज़त करे और उसकी हँसी उड़ाए? मैं अपने ही घर के किचन में खड़ी ये सोच रही थी कि वहीं पे नदीम आ गए। सकीना किन सोचों में गुम हो। अंदर बच्चे दूध मांग-मांग के थक गए हैं और देखो दूध भी बॉयल होके नीचे गिरा है। नदीम ने ये कहते हुए मेरा कंधा हिलाया तो मैं होश की दुनिया में वापस आ गई। कुछ नहीं नदीम, बस रोज़ की वही कहानी है। मालिक मालकिन को बहुत तंग करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो ऐसे इंसान के साथ आखिर हैं क्यों? खुद भी तो इतने अच्छे घराने से है। वो इतनी दौलत की मालिक हैं कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुज़ार सकती हैं। तो पता नहीं उनका क्या मसला है? मैंने नदीम से कहा तो वो कहने लगे, तुम उनके ज़ाती मामलात में मत बोला करो। कोई अच्छी बात नहीं, तुम बस अपने काम से काम रखा करो। ये ना हो कि तुम्हारी किसी छोटी-सी गलती की वजह से वो तुम्हें काम से निकाल दें और फिर हमारे बच्चे भूखे मर जाएँ। नदीम ने मुझे समझाते हुए कहा तो मैंने भी इस बात में सर हिला दिया और फिर कपों में दूध डाल के हम दोनों कमरे में पहुँच गए। मेरा एक 8 साल का बेटा था और 5 साल की बेटी जिसने कुछ अरसा पहले ही फीडर छोड़ा था। वो अब कप में ही दूध पीती थी। मैं सिर्फ दोनों बच्चों के लिए दूध लेके गई थी क्योंकि मुझे और नदीम को सुबह में चाय पीने की आदत थी और इतना दूध तो होता नहीं था कि हम चाय भी पिएं और दूध भी। हमारी छोटी सी फैमिली थी जो बड़ी ही खुशगवार थी। लेकिन जब भी मैं मालिक और मालकिन के बारे में सोचती थी तो दिल कुढ़ के रह जाता था। दिल में बस यही ख्याल आता था कि क्या अमीर लोग भी बगैर खुशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। पहले ये सब मुझे एक धोखा लगता था। मैं समझती थी कि अमीर लोग अपनी ज़िंदगी में बड़ा खुश रहते होंगे। बस उनकी ज़िंदगी में तो खुशियाँ होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, खाने होते हैं, पैसे, गाड़ियाँ, हर चीज़ होती है। कहीं दुःख नहीं होते। लेकिन जब से मैं इस घर में काम करने लगी थी और ये रोज़-रोज़ का तमाशा देखने लगी थी, तो मैं सब समझ गई थी। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो सामने का मंज़र देख के तो मेरी रूह तक झुलस गई। मालिक के हाथ में उनका भारी जूता था और मालकिन फर्श पे बैठी थी। ये ड्राइंग रूम का मंज़र था। शुक्र है कि वहाँ पे सिर्फ मैं ही थी जो अभी-अभी आई थी। मेरे अलावा इस घर में और कोई मुलाज़िमा नहीं थी। बस गेट पे ही एक चौकीदार होता था। ये घर बहुत बड़ा था लेकिन उसमें रहने वाले इंसान का दिल बहुत छोटा और मकरू था। वो पता नहीं आज उन्हें किस वजह से मार रहे थे और वो उन्हें पहली मर्तबा जूते से मार रहे थे। पहले तो वो उन पे हाथ उठाते थे जो देख के मैं डर जाती थी और आज ये सारा मंज़र देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं नज़र झुका के किचन की तरफ दौड़ गई जहाँ की खिड़की से मैं वो सब देखने लगी थी। मैं देखना नहीं चाहती थी मगर मेरे अंदर का दर्द मुझे बार-बार वो देखने पे मजबूर कर रहा था। मालकिन कह रही थी कि आप गलत समझ रहे हैं रोहेल, ऐसी कोई बात नहीं। वो सिर्फ़ मेरा कज़न है इसलिए बस मैसेज कर दिया। वो मेरे भाई की तरह है, आप गलत समझ के मुझे क्यों ज़लील कर रहे हैं? मालकिन बेचारी रोते हुए कह रही थी। अब मैं समझ गई थी कि उन दोनों में लड़ाई की वजह ये शक ही है, जो मालिक के दिल में ना जाने किसने बो दिया या फिर वो खुद ही शकी मिजाज के ज़हनी बीमार इंसान थे जो हर वक्त अपनी बीवी पे तशद्दुद करते रहते थे। खामोश हो जाओ। तुम जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी जो शादी के बाद भी अपने यारों से आशिकियाँ माशूकियाँ लड़ाती है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ज़ारा, अगर तुम्हारे मोबाइल पे दोबारा किसी की कॉल या मैसेज आया और अगर किसी मर्द का हुआ तो उस दिन तुम्हारा मोबाइल और तुम दोनों इस घर से बाहर होगे। ये कहते हुए मालिक ने अपना भारी जूता मालकिन के पेट पे मारा तो वो कराह के रह गई। मैंने जल्दी जल्दी आंखें मीच लीं। जब मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और सामने का मंजर बदल चुका था। मालकिन अब भी फर्श पे ढेर थी और मालिक वहाँ मौजूद नहीं थे। जैसे ही मैंने मालिक को वहाँ पे गैर मौजूद पाया तो दौड़ के मालकिन के पास पहुँच गई। मैंने उन्हें ज़मीन से उठा के सोफे पे बिठा दिया था। उनका हाथ अपने हाथ में लेके दबाने लगी थी क्योंकि वो खुद बार-बार उसे दबा रही थी। लग रहा था कि उनके हाथ में कोई चोट आ गई है या फिर हाथ मुड़ गया है। इसी तरह का कुछ मामला लग रहा था। वो रो रही थीं, मुझसे बात नहीं कर रही थीं। मैं पूछ रही थी कि आप उन्हें कुछ क्यों नहीं कहतीं? आज मैं दिल से बात कर रही थी। पहले भी मैंने उनसे दिल से बात की थी लेकिन उन्होंने मुझे खामोश करवा दिया था। लेकिन आज वो मुझे खामोश नहीं करवा रही थीं, बल्कि कोई जवाब भी नहीं दे रही थीं। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से उठ के दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ चली गईं। तो मैं भी वहीं पे बैठ के ये सोचने लगी कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। अभी शाम को जब मैं घर पहुंची तो नदीम की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किचन में काम कर रहे थे। उन्हें इस तरह काम करता हुआ देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए तो वो कहने लगे, खैर तो है, आज तुम्हें क्या हुआ है?
تو میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں مالک کا رویہ دیکھ کے جب آپ کا رویہ دیکھتی ہوں تو مجھے خود پہ رشک ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں جو میری زندگی میں آئے ہیں اور مجھے مکمل کر دیا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہوں تو میں بہت اچھا۔ یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگے تھے، میں بھی ہنسنے لگی تھی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کمرے میں جائیں، میں کھانا لے کے آتی ہوں، آپ آرام کریں، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میری بات سن کے وہ بھی چلے گئے کیونکہ کہہ رہے تھے کہ مجھے چکر سے آ رہے تھے۔ بس تم آئی نہیں تھی اور بچے کھانا مانگ رہے تھے تو اسی لیے میں کچن میں آ گیا۔ ندیم کے جانے کے بعد میں مسکراتے ہوئے کچن میں کام کرنے لگی تھی۔ میں مالک اور ان کے گھر کو بھول گئی۔ ندیم کی محبت نے مجھے بالکل بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ ہم میں کوئی کمی ہے، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ یہ لڑائیاں اب روز کی ہو گئی تھیں، یہ اب روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ مالکن دن بدن آدھی ہوتی جا رہی تھی، ان کی صحت بھی گرنے لگی تھی اور وہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ پہلے وہ ہر وقت صاف ستھری چمکتی رہتی تھی، صاف تو اب بھی رہتی تھی مگر پھر بھی اپنا خیال نہیں رکھتی تھی، بال نہیں بناتی تھی اور اب تو وہ لپسٹک بھی نہیں لگاتی تھی، بس عام سے ہولیے میں یوں ہی گھر کے کسی کونے میں پڑی رہتی تھی۔ ان کا یہ حال مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا اور میں بار بار ان سے ایک ہی بات پوچھتی تھی جو انہوں نے آج تک مجھے نہیں بتائی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ سب سہ رہی ہیں، اور وہ بھی اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہو کے۔ میں نے ان کا مائکہ دیکھا ہوا تو نہیں تھا مگر مالک اور مالکن کی باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھی کسی امیر گھرانے سے ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وقت کو جیسے پہیے لگ گئے ہوں۔ میں معمول کے مطابق اپنا کام کر رہی تھی اور وہ بھی معمول کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ مالک اب بھی مالکن کو جوتی کی نوک پہ رکھتے تھے، ان کا کوئی کہا نہیں مانتے تھے، راتوں کو دیر سے آتے تھے۔ مالکن بیچاری اکیلی اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ یہ سب میں نے دیکھا تو نہیں تھا مگر صبح آ کے مجھے معلوم ہوتا جب مالکن ان سے پوچھتی کہ آپ رات کو دیر سے واپس کیوں آئے، اور وہ لڑنے جھگڑنے لگتے۔ میں تو 7 بجے چلی جاتی تھی۔ رات کے معاملات میں نہیں جانتی تھی اور میں اکثر سوچتی تھی کہ جو میرے سامنے ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آتے تو وہ رات میں اکیلے کیا کرتے ہوں گے۔ آج دوپہر کا وقت تھا، میں لان کی صفائی کر رہی تھی کیونکہ موسم ٹھیک تھا، دھوپ نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ آج لان کی صفائی کر لیتی ہوں۔ مالک اور مالکن دور کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ مالکن اپنا موبائل چلا رہی تھی، مالک بھی موبائل پہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ پھر مالکن نے مجھے آواز دی تو میں وہیں پہ پہنچ گئی۔ وہ دونوں ہنس کے مسکرا کے باتیں کر رہے تھے۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی، مجھے مالک کی ذہنی کیفیت پر شک ہوتا، ضرور ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ انسان جو کبھی چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا غصہ کرتا ہے تو کبھی محبت سے بات کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا تھا اور مجھے یہ ایک معجزہ ہی لگتا تھا۔ میں وہاں پہ گئی تو وہ دونوں کہنے لگے کہ پرسوں گھر میں ہماری اینیورسری کا بہت بڑا فنکشن رکھا جا رہا ہے جس کی ساری تیاریاں تم نے اچھے سے دیکھنی ہیں۔ ویسے 2-3 ملازمائیں اور بھی آئیں گی جو میں اپنی دوستوں کے گھروں سے بلوا دوں گی، وہ بھی تمہاری مدد کروا دیں گی، اور کیٹرنگ ساری باہر سے ہوگی۔ بس تم نے گھر کو اچھے سے صاف کرنا ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جب مالکن نے مسکراتے ہوئے یہ کہا تو میں بھی مسکرانے لگی۔ ان کی مسکراہٹ سے مجھے سکون ملنے لگا، مجھے ایسا لگتا کہ ان سے میرا کوئی گہرا رشتہ ہے۔ مالک بھی پھر یہی کہنے لگے کہ سکینہ اب سب کچھ تم پہ ہے، اب ہماری ناک نہ کٹوا دینا، یہ نہ ہو کہ گھر صاف نہ ہو۔ مالک کی بات سن کے میں نے کہا آپ دونوں بالکل بے فکر ہو جائیں، میں سب کچھ اچھے سے سنبھال لوں گی۔ پھر انہیں کے کہنے پہ میں چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ کچن کی ایک کھڑکی باہر لان میں کھلتی تھی، وہاں سے وہ مجھے ہنستے مسکراتے باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور میں خوش ہو کے چائے بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں انہیں چائے دینے کے لیے گئی تو دوبارہ سے دونوں اپنے اپنے فونز میں مصروف ہو گئے۔ میں چائے رکھ کے آ گئی۔ اب مجھے صفائی اور بھی اچھی طریقے سے کرنی تھی، کل نہیں پرسوں پارٹی ہونی تھی اور میں آج سے صفائیوں پہ لگ گئی۔ آج جب میں شام کو گھر گئی تو میں گھر کو چمچا کے گئی تھی تاکہ جب کل آؤں اگین اب مجھے صفائی اور بھی اچھی طریقے سے کرنی تھی، کل نہیں پرسوں پارٹی ہونی تھی اور میں آج ہی صفائیوں پہ لگ گئی تھی۔ آج جب میں شام کو گھر گئی تو میں گھر کو چمکا کے گئی تھی تاکہ جب کل آؤں تو زیادہ صفائی نہ کرنی پڑے۔ کل میں نے سوچا کہ پردے وغیرہ بدل دوں گی اور صوفوں کے کور وغیرہ بھی چینج کر دوں گی۔ اگلے دن جب میں آئی تو مالکن کا موڈ پھر سے خراب تھا، مجھے دیکھ کے کہنے لگیں سارے کام اچھے سے کر دینا ورنہ تمہارے مالک مجھے باتیں سنائیں گے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج پھر سے سہمی سہمی سی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور آخر کار پارٹی کا دن بھی آ گیا۔ آج میں ندیم سے کہہ کے آئی تھی کہ شاید رات میں مجھے سرونٹ کوارٹر میں رکنا پڑے کیونکہ پارٹی رات کی تھی جو دیر تک چلنی تھی، اور پھر رات کے تو میں گھر نہیں جا سکتی تھی۔ شام کے 7 بجے ہی مہمان آنے شروع ہو گئے۔
सारा इंतज़ाम अच्छे से घर के लॉन में हो गया था। मालकन आज लाल कलर के फ्रॉक में बहुत अच्छी लग रही थी और मालिक ने भी काले रंग का 3 पीस पहना हुआ था। वो दोनों एक साथ अपने मेहमानों को ट्रीट कर रहे थे और उनसे बातें कर रहे थे। लेकिन अचानक ही एक लड़का मालकन के पास आया और हंस हंस के बातें करने लगा। मालकन भी हंस के बातें कर रही थी। मैंने देखा कि मालिक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी। फिर आगे जाके मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की तो वो मालकन के बचपन का दोस्त था और उन्होंने कॉलेज तक तालीम एक साथ पूरी की थी। वो मालिक से भी हंस हंस के बातें कर रहा था और कह रहा था कि भाई, आपने मेरी बहन को खुश रखना है। बिल्कुल भाई बहन की तरह बातें कर रहे थे, मगर मालिक गुस्से से बिफरे हुए शेर की तरह उन दोनों को देख रहे थे। जब मालिक ने ये सब महसूस किया तो उन्होंने नजरें झुका ली थीं और बात बदलने लगी थी। मगर वो लड़का बेचारा, जिसे उन दोनों के मामलात का पता नहीं था, अब भी पुरानी बातें बोलता जा रहा था कि बचपन में कितना मज़ा आता था और फिर कॉलेज में भी हमने कितनी ट्रिप्स एक साथ एंजॉय की हैं। मालकन बेचारी शर्म से पानी पानी हो रही थी। हालांकि ये एक आम सी बात थी जो आजकल के माशरे में तो बिल्कुल ही आम समझी जाती है। और वो कि शादी के बाद ये सब थोड़ी कर रहे थे, ये तो पहले की बातें थी। लेकिन फिर भी मालिक का गुस्सा मैं देख सकती थी। मैं जानती थी कि आज पार्टी के बाद मालकन की खैर नहीं। थोड़ी देर बाद वो लड़का चला गया और मालकन की कुछ दोस्तें उनके पास आ गई। वक्त गुजरता जा रहा था और फिर एनिवर्सरी का केक कट गया। खाना वगैरह खाया गया और आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने घरों को जाने लगे और फिर तमाम लोग ही अपने घरों को चले गए। रात के 12:30 बज रहे थे और घर में तूफान आया हुआ था। मालकन खौफ के मारे ड्राइंग रूम के बिल्कुल दरमियान में खड़ी उसी लाल जोड़े में कांप रही थी और कह रही थी कि आप कब अपनी शक की आदत खत्म करेंगे? आप मुझे जहनी मरीज लगते हैं। वो लड़का आपके सामने सारी बातें कर रहा था, तो आप मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं कि मैं उसके साथ मुंह काला करती रही हूँ? आपको शर्म नहीं आती? मुझे अपनी बहन कह रहा था, आपको बहनोई समझ रहा था। आप क्यों मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अब ये इल्ज़ाम छोड़ दें, मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। वो आज पहली मर्तबा अपने शौहर पे फट पड़ी थी और मालिक, जो गुस्से से बिफरे हुए थे, आगे बढ़े और उनका गला दबाने लगे। फिर मालकिन ने भी हिम्मत करके अपना गला छुड़वा लिया और मालिक के चेहरे पे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया, क्योंकि वो भी तो बार बार उनके चेहरे पे थप्पड़ रसीद करते जा रहे थे, जिनकी वजह से मालकिन का चेहरा लाल हो रहा था। उनके चेहरे और कपड़ों में कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा था और बाल भी बिखर चुके थे। वो बेचारी इतनी मेहनत से इतनी तैयार हुई थी और लग भी कितनी खूबसूरत रही थी, मगर अब उनका हुलिया इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि जैसे किसी दुल्हन को सवार के फिर बिगाड़ा गया हो। मालिक कहने लगे कि मेरे सामने ज़ुबान दराजी मत करो। तुम जैसी औरत मेरे पल्ले पड़ गई, ये मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी है। जैसे ही मालिक ने ये कहा तो मालकर ने भी तंज के साथ मुस्कुराते हुए वो बात कह दी जो आज तक मैंने नहीं सुनी थी। वो कहने लगी कि आप नहीं जानते कि मैं आपको जानती हूँ। आप अपनी कज़न को पसंद करते थे और फिर उसके साथ शादी ना करने के बावजूद भी आप उससे बातचीत करते रहते हैं। वो आपको मैसेजेस करती है। मैं नहीं जानती कि आपके दिल में कितना चोर है और उसके दिल में कितना, लेकिन आप ये बात मुझसे छुपा चुके हैं। जैसे ही मालकन ने ये कहा तो मालिक ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मालकिन फर्श पे गिर गई। मुझे ही उम्मीद थी तुम जैसी घटिया औरत से कि तुम मेरी जासूसी करती हो। मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है। तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूं। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम आज मुझसे बचोगी नहीं। जैसे ही मालिक ने कहा तो मैं बेचारी और ज़्यादा डर गई और जो किचन की खिड़की से ये सब देख रही थी, भाग कर ड्राइंग रूम में आ गई, क्योंकि वो डाइनिंग टेबल पर पड़ी छुरी को उठा के मालकिन की तरफ बढ़ने लगे थे। जब मैंने उनके हाथ में चाकू देखा तो मेरी चीख निकल गई। मालकन भी डर के मारे ज़मीन पे पीछे होती जा रही थी। वो चिल्ला रही थी कि सकीना, बचाओ मुझे, उस दरिंदे से, ये पागल हो गया है, ये मुझे मारने लगा है। मगर मेरे कदम मुंजमद हो गए थे। मैं उनसे ज़रा फासले पे खड़ी उन्हें रोक रही थी। मैं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखती थी। वो जैसे भी थे मेरे साहब थे, मुझे यहाँ से निकाल सकते थे जहाँ से मेरे बच्चों की रोज़ी जुड़ी थी। मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था। उस वक्त तुम्हें अपने बच्चों की याद आ रही है। सामने एक औरत मर रही है। तुम उससे बचाओ, ना कि तुम इस वक्त अपने बच्चों के बारे में सोचो। जैसे ही मैंने ये सोचा तो मैं ऐसे आगे बढ़ी कि जैसे मेरे पीछे कुत्ते लग गए हैं। मैं मालिक के सर पे जा खड़ी हुई और जल्दी जल्दी उनके हाथ से वो चाकू छीन लिया जो उन्होंने फलों वाली टोकरी से उठाया था। जैसे ही मैंने ये हरकत की तो वो मेरी तरफ बढ़े और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगे कि सकीना, तुम बीच में ना आओ। आज मैं इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया है और फिर ऊपर से अपने शौहर पे बातें करती है। ये इसी लायक है। वो बहकी बहकी बातें करते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था वो नशे में है। मैं वो छुरी उठा के मालकन के पास भाग गई ताकि उनका दिफा कर सकूं। मालिक आगे बढ़े। हम दोनों ज़मीन पे बैठे थे।
मैं अपने हाथ से उन्हें पीछे कर रही थी, मगर वो बिखरे हुए मुझ पे बार बार हमला कर रहे थे और मुझसे चाकू छीनने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक मर्तबा जब उन्होंने मेरे हाथ से चाकू छीनना चाहा तो मैंने वो चाकू उन पे चला दिया। मेरा ये इरादा नहीं था कि वो उनकी गर्दन पे लग जाए, बस मैं उन्हें डराना और रोकना चाहती थी। जैसे ही चाकू उनकी गर्दन पे लगा तो वहां से खून का एक फवारा छूट गया। वो शारक पे नहीं लगा था, जरा नीचे लगा था, मगर फिर भी मैं डर रही थी कि कहीं उनकी मौत ना हो जाए। मालकन भी डर के मारे वहां से उठ खड़ी थी और अपने मुंह पे हाथ रख लिया क्योंकि उनकी चीखें निकल रही थी। मैंने वो चाकू जल्दी जल्दी जमीन पे फेंक दिया। मैं डर रही थी, कांप रही थी, और फिर जैसे ही मालिक जमीन पे गिरे तो मैं समझ गई कि वो जिंदा नहीं रहे। मालकन मेरी तरफ दौड़ के आ गई। सकीना, ये तुमने क्या किया? वो मर गया है, अब हमें कोई नहीं छोड़ेगा। अब हम दोनों जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वो दीवाना वार रोते हुए कहती जा रही थी और मैं भी डर रही थी। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि ये जो मामला है, अब इसे हमें हैंडल करना पड़ेगा। मैंने उन्हें पकड़ा और ज़मीन पे बिठा दिया। मालकन, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमारा कोई कसूर नहीं। मैंने इन पे हमला नहीं किया, ये वैसे ही हो गया, और जो होना था वो हो गया। अब हमें इन्हें ठिकाने लगाना होगा। जैसे ही मैंने ये कहा तो वो कहने लगे कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे महसूस हो रहा है मैं जेल की सलाखों के पीछे हूँ और मुझे कोड़े मारे जा रहे हैं क्योंकि मैंने अपने शौहर के साथ वफा नहीं की। और जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे कि मैंने अपना घर नहीं बसाया, और फिर सारा ज़माना मेरे भाई को ताने मारेगा कि तुम्हारी बहन ने अपना घर नहीं बसाया। आज उनके सारे खदशे और सारे खौफ मेरे सामने आ गए। मैं समझ गई थी कि वो आज तक इसलिए चुप थी क्योंकि उनके माँ बाप नहीं थे और वो अपने भाई की इज्जत रखने के लिए ये सब बर्दाश्त कर रही थी। मुझे उस अजीम औरत पे इतना प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था उनसे कहूँ, आप जितनी अजीम औरत इस पूरी दुनिया में नहीं, जिसने इतने साल इतनी अजियत सही, वो भी भाई की इज्जत बचाने के लिए और कल को माँ बाप को मुंह दिखाने के लिए। मैं उन्हें फिर से समझाने लगी थी कि आप बिल्कुल भी ना डरें, हमें खुद कुछ करना होगा। वो मर चुके हैं, अगर हमने उन्हें ठिकाने नहीं लगाया तो हम दोनों पकड़े जाएंगे, और फिर जो आप कह रही हैं वो सच हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे बच्चे मिस्कीन हो जाएंगे। मैं ये सब नहीं चाहती, प्लीज़ कुछ करें। जैसे ही मैंने उनके पाँव पकड़ के कहा तो वो कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, हम क्या कर सकते हैं? चौकीदार तो छुट्टी पे था, इसलिए ही मेरे जहन में वो ख्याल आ रहा था जो मैं अब तक ज़ुबान पे नहीं ला पा रही थी। फिर मैंने उनसे कहा, हम इन्हें कहीं ठिकाने लगाना होगा, हम कहीं जाके गड्ढा खोद के उन्हें उसमें डाल देते हैं। फिर ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और हमारी जान छूट जाएगी, क्योंकि हमने ये जानबूझ के नहीं किया, ये कत्ल नहीं है, बल्कि ये अपनी जान और इज़्ज़त को महफूज रखने की एक कोशिश थी। क्योंकि उस वक्त मालिक मुझ पे भी हमला करने वाले थे और मुझे धमकियां दे रहे थे कि मैं तुम्हारी इज्जत को नीलाम कर दूंगा। शायद इसी वजह से मेरा हाथ आगे बढ़ गया। जब मैंने मालकन को ये सब समझाया तो वो कहने लगी, मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आई, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो करती हो करो, इस गंद को जल्द से जल्द यहाँ से साफ करो, ये ना हो कि कोई आ जाए। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। फिर हम दोनों ज़मीन से उठे और मालिक की लाश के करीब पहुँचे। उनकी सांसें थम चुकी थी, खून अब भी निकल रहा था। फिर हम दोनों ने उन्हें घसीटा और घर से बाहर ले आए। मालकिन गाड़ी चलाना जानती थी। हमने मालिक को गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। मालकिन गाड़ी चला रही थी और मैं उनके साथ वाली सीट पर बैठी थी। शुक्र है कि आज चौकीदार नहीं था। मैं बार बार अपने दिल में यही शुक्र अदा कर रही थी। नहीं जानती थी कि जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है, और हम ये भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। मालकन और मैं दोनों की आंखों में आंसू थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हम बस आगे आगे बढ़ते जा रहे थे और फिर हम एक सुनसान जगह पहुंच गए। वो एक सुनसान मैदान था जहाँ पे कुछ दरख्त थे। हमने गाड़ी वहीं रोक दी और अब हम मालिक को गाड़ी की पिछली सीट से बाहर निकाल रहे थे ताकि कहीं गड्ढा खोद के उन्हें दफना दें। जब हम गाड़ी में बैठे थे तो उस वक्त मुझे ये भी ख्याल आया कि हम गड्ढा किस चीज़ से खोदेंगे। इसलिए मैंने मालिक के सामान से कुछ नोकीली चीज़ें उठा ली थी ताकि हम गड्ढा खोद सकें। मैं गड्ढा खोदने लगी थी, मालकन साथ में खड़ी कांप रही थी। बेचारी नाजुक सी औरत थी, उन्हें ये सारे काम कहाँ आते थे? बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बार बार वो मालिक के चेहरे की तरफ देखती और फिर अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लेती। साथ साथ वो कह भी रही थी कि सकीना, तुम गवाह रहना, मैंने अपना घर बचाने की कितनी कोशिश की है। मैं इसने इस इंसान की तरफ से हर अजियत, हर जिल्लत सही है। मैंने कभी भी इससे कोई शिकायत नहीं की, हमेशा मार खा के खामोश हो गई, और आज देखो मेरे साथ क्या हुआ। जो मैं चाहती थी कि ना हो वही हुआ। मैं अकेली रह गई हूँ। मैं माशरे को क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग मेरे भाई को नहीं छोड़ेंगे। वो ताने देंगे कि तुमने अपनी बहन को पाल पोस के जवान किया, उसकी अच्छी जगह शादी की, और फिर भी उसे अपने शौहर के साथ वफा नहीं की।
वो गम में डूबी हुई थी और उसी गम के साथ बोलती जा रही थी, मगर मैं उनकी बातें सुनने के साथ साथ जल्दी जल्दी हाथ भी चला रही थी, क्योंकि हम जल्द से जल्द ये मामला निपटाना चाहते थे। मैंने हिम्मत की थी और ये बहुत बड़ी हिम्मत थी। मैं एक औरत थी और वो भी गरीब घराने से। मैं जानती थी कि अगर मैं जेल की सलाखों के पीछे चली गई तो मैंने सारी ज़िंदगी छूटना भी नहीं। मालकन तो फिर भी अमीर थी, उनके भाई भी किसी बड़े ओहदे पे थे। वो तो अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में नदीम के अलावा कोई नहीं था। बेचारा जो अपने लिए नौकरी नहीं ढूंढ सकता था, तो मुझे कहाँ से जेल की सलाखों के पीछे से छुड़वाता फिरता। यही सोच कर मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। फिर अचानक जब मैंने मालिक की लाश की तरफ देखा तो मुझे उनकी लाश ज़रा सी हिलती हुई महसूस हुई। मालकन गाड़ी के साथ टेक लगा के मुझे देख रही थी। फिर जैसे ही मेरी नज़रों के ताक़ुब से उन्होंने मालिक की लाश को देखा तो उनकी चीख निकल गई। मालकन, क्या आप भी वही समझ रही हैं जो मैं समझ रही हूँ? जैसे ही मैंने ये कहा तो वह इस बात में सर हिलाने लगी। अब हम दोनों ने मालिक की लाश की तरफ दौड़ लगा दी। उनकी बॉडी में हरकत हो रही थी, जिसका यही मतलब था कि उनकी सांसें अब भी चल रही हैं, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि उस वक्त सांस रुकने लगती है या दूसरे बंदे को पता नहीं लगता, क्योंकि सांसें बहुत आहिस्ता चल रही होते हैं। मालकन कहने लगी कि इसे यहीं पे छोड़ देते हैं और चलते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हम उन्हें अस्पताल लेके चलेंगे ताकि इनकी जान बच जाए और हम कल को अल्लाह ताला को मुंह दिखा सकें कि हमने एक ऐसे शख्स की जान बचाई जिसने हमें तकलीफ़ दी और जलील किया। जैसे ही मैंने ये कहा तो वो रोते हुए बोली कि ये मेरे भी ज़मीर को गवारा नहीं कि मैं अपने शौहर को यहाँ पे छोड़ के चली जाऊँ, मगर सकीना मैं क्या करूँ, मैं खौफ से मर जाऊँगी। फिर मैंने उनसे कहा बस आप खामोश रहें, जैसे हम इन्हें यहाँ लेके आए हैं वैसे ही हम इन्हें अस्पताल लेके चलेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। हमने मालिक की बॉडी को, जो नीम मुर्दा थी, उसे फिर से गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और गाड़ी अस्पताल की तरफ डाल दी। वो एक प्राइवेट अस्पताल था जहां हम 20 मिनट के अंदर ही पहुंच गए। वहां पे अमला अब भी मौजूद था, क्योंकि एक बहुत महंगा अस्पताल था जो रात के वक्त भी खुला रहता था। जब उन्होंने मालिक की हालत देखी तो कहने लगे, ये क्या मामला है? ये तो कत्ल का केस लगता है। पहले हम पुलिस को बुलाएंगे, इसके बाद ही इनका इलाज शुरू होगा। जैसे ही डॉक्टर साहब ने ये कहा तो मालकन उनके पैरों में गिर गईं और कहने लगीं कि ये मेरे शौहर हैं, प्लीज़ आप इनका इलाज शुरू कर दें। बाद में आप पुलिस को बुला लीजिएगा, इनका बयान भी ले लीजिएगा, तब तक हम इनके पास भी नहीं जाएंगे। डॉक्टर ने जब मालकन की बात सुनी और उनका हुलिया देखा, जिससे वे ख़ानदानी और अमीर औरत लग रही थी, तो डॉक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया, वो भी डबल पैसे लेके। उस सारी रात हम अस्पताल में बैठी रही थी। नदीम को कुछ पता नहीं था कि मैं यहाँ सारी रात में मेरे साथ क्या होता रहा। सुबह ही मैंने उन्हें मालकन के फ़ोन से कॉल की तो वो अस्पताल में आ गए। मैंने उन्हें मुख्तसर कहानी बताई तो वो कहने लगे, तुम उस वक्त मुझे तो कम से कम फ़ोन कर देती, मैं तुम लोगों की मदद कर देता। वो भी परेशान हो रहे थे और डॉक्टर से बात भी कर रहे थे। डॉक्टर ने रात में ही इलाज कर दिया था और मालिक की जान भी बचा ली थी, मगर अभी तक उन्हें होश नहीं आया था। अगले दिन तक दोपहर को उन्हें होश आया तो सबसे पहले उन्होंने मालकन का नाम लिया। जब डॉक्टर बाहर आके मालकन को बुलाने लगे तो वो अंदर जाने से डर रही थी, लेकिन मैंने उनसे कहा आप चली जाएं, जो होगा देखा जाएगा। डॉक्टर जब मालकन को लेके गए तो पुलिस जो अभी भी आई थी वो भी पीछे पहुंच गई। मालकन के सामने ही अब मालिक से उनका बयान लिया जा रहा था। मैं और नदीम ये सब दरवाजे की ऊट से देख रहे थे। मालिक ने जब ये कहा कि ये कोई हमला नहीं, बस ऐसे ही भागम दौड़ में हो गया, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, तो मालकन की आंखों से आंसू निकल आए। पुलिस बयान लेके जा चुकी थी और फिर मजीद मालिक को 1 हफ्ता अस्पताल में रखा गया। जब उनकी तबीयत कुछ संभली तो वो घर आ गए। मालकन डरी सहमी रहती थी, मगर अब मालिक का रवैया बदलने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे थे और अब वो कोई गलत बात भी नहीं करते थे। लेकिन मालकन अब टूट चुकी थी। जिस औरत के साथ इतना हो गया, वो कैसे उस मर्द के साथ रह सकती है? और फिर उनके भाई को भी ये सब पता चल गया, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन एक ऐसे दरिंदे के साथ रहे जो शादी के 5 साल उनकी बहन को टॉर्चर करता रहा। इसलिए आज वो दिन था जब मालकन इस घर से रुखसत होकर अपने भाई के साथ जाना था। मालिक उनके पैर पकड़ के उन्हें रोक रहे थे कि मैं बदल गया हूँ, मैं आज के बाद तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई नहीं। लेकिन मालिक के भाई ने अपने बहनोई से कहा, बस अब मैं अपनी बहन को यहाँ नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं एक दिन भी अपनी छोटी बहन को यहाँ ना छोड़ता। बस जो होना था हो गया। तुम लोगों का साथ यही तक था। मालकन का दिल था कि शायद वो मालिक को माफ़ कर दे, लेकिन भाई के सामने बोल ना सकी और यहाँ से चली गई। अब मुझे यहाँ पे डर लगता था कि मैं अकेली औरत यहाँ कैसे काम कर सकती हूँ, लेकिन काम छोड़ भी तो नहीं सकती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ बदलने लगी थी। मालिक बदल गए थे, वो अब अपने काम से काम रखते।
बस रात का खाना खाते, सुबह का नाश्ता करके ऑफिस चले जाते। सारा दिन वो घर नहीं होते थे तो मैं सुकून से काम करती। और आज इस वाक़े को पूरे 5 साल गुज़र गए हैं। अब भी मैं इसी घर में काम कर रही हूँ। मालिक ने दोबारा शादी नहीं की। पहली बीवी से उनके कोई बच्चे थे नहीं। वो अब तक अकेले हैं। बस बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते रहते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। मेरी रोज़ी-रोटी का ज़रिया भी यहीं से चल रहा है। जब भी मैं मालकन के बारे में सोचती हूँ तो झुरझुरी लेके रह जाती हूँ कि वो कैसी अजीम औरत थी जिसने ये सब इतने साल बर्दाश्त किया। मैं उनके मायके के बारे में जान चुकी हूँ, लेकिन अब मैं वहाँ पे जाती नहीं हूँ, क्योंकि मालकन के भाई ने इद्दत के फ़ौरन बाद ही उनकी शादी अपने एक दूर के रिश्तेदार से कर दी थी। और मैं जानती हूँ कि वो वहाँ पे बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था और कभी कभार मुझसे बात भी कर लेती थी। और जब कभी पैसों की ज़रूरत हो तो मदद भी कर देती। बस मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में उन जैसी औरत नहीं देखी और मालिक के जैसा बदलता हुआ मर्द नहीं देखा, जो पहले जल्लाद थे और अब कोई मसीहा बन गए थे। शायद वक्त और हालात इंसान को बदल डालते हैं।